गुड मॉर्निंग दोस्तों, सब कैसे हैं? सब अच्छे होंगे ना दोस्तों। अब आज अपन कंटिन्यू अपनी क्लास को बरकरार रखते हुए अपन अध्ययन करेंगे। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम सभी भाई और बहनों को। दोस्तों, जैसे अपन ने पहले पिछले क्लासों में अपन ने जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखी, अपन ने जो अपने भूकंप वाला चैप्टर था वो देखा अपन ने, है ना। उसी क्रम को मद्देनजर रखते हुए अपन आज देखते हैं, जो आप सभी को पता है कि ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब हर एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक ऐसी कोई एग्जाम नहीं होगी जिसमें टीजीटी वाली, पीजीटी वाली, डीआरएसएसबी, DSSSB, आरपीएससी की, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, है ना, इस प्रकार से कभी एग्जाम है जिससे इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, आप जैसे आपसे बात कर रहे हैं, कंटिन्यू ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपन को क्लास स्टार्ट करते हैं। ज्वालामुखी। दोस्तों सबसे पहले अपन ज्वालामुखी का अध्ययन करते हैं। उससे पहले उसके जो बेसिक संरचना है, उसका ढांचा है, अपन को उसमें क्या क्या अध्ययन करना है वो अपन को मालूम होना चाहिए। जब जाकर अपन को टॉपिक को मतलब अध्ययन करना चाहिए। जब तक अपन टॉपिक को पॉइंटों के बारे में ये मालूम नहीं है कि कौन सा प्रश्न कहाँ से बन सकता है और किस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है इस जो ज्वालामुखी से, हर कोई भी टॉपिक देख लो, उसका मतलब बेस क्लियर होना चाहिए। फिर उसके अपन जैसे अपना शरीर है ना, तो अपन 5 अंग है, फिर 5 अंगों के बारे में अपन धीरे धीरे अपन इनके बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से इसके अपन देखते हैं क्या क्या अपन को इसको अध्ययन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं दोस्तों इसमें सबसे पहले इसमें अपन इसके अर्थ और परिभाषा समझेंगे, ठीक है। दूसरा दोस्तों इसकी उत्पत्ति कारण अपन जानेंगे। उत्पत्ति कारण अपन जानेंगे। उत्पत्ति कारण अपन देखते जैसे कौन कौन से कारण है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जो प्लेट विवर्तनिक होता है, ये एक उत्पत्ति का कारण है ना, इसके माध्यम से ज्वालामुखी आती है, ठीक है दोस्तों। पहला अपन क्या देखेंगे, प्लेट विवर्तनिक। प्लेट विवर्तनिक प्रक्रिया ना, दूसरा अपन देखेंगे इसमें जैसे भूकंप देखते हैं अपन, तीसरा अपन देखते हैं इसमें भूभाग, अत्यधिक गर्म होना, चौथा अपन देखते हैं इसमें दोस्तों जैसे अपन क्या क्या देखा, प्लेट विवर्तनिक देखा, अपने इसको भूभाग में अत्यधिक गर्म है वो देखा, अपने भूकंप देखा, ठीक है। और कमजोर परतों का पाया जाना ना, कमजोर भूभाग पाया जाना, कमजोर भूभाग
पाया जाना, ठीक है ना, कमजोर भूभाग का होना। दोस्तों प्लेटलेट बटनी हो गया, भूखम हो गया, ठीक है दोस्तों, और कमजोर भूभाग का पाया जाना, है ना। कमजोर भूभाग का होना, ठीक है। अपन देखते हैं फिर जो एक कारण हो रहा है इसमें, जो गैसों की उत्पत्ति ने, गैसों का वाष्पीकरण। पांचवा कारण देखते हैं अपन, गैसों का वाष्पीकरण। एक मिनट दोस्तों, ये दोस्तों अपन देखा। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं कि दोस्तों अपन नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि जो ज्वालामुखी है ना, वो कितने प्रकार से, मतलब ना ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है, वो किस प्रकार से वो अपना रूप लेती है, कितने कौन कौन से प्रकार में, कौन से अपन देखते हैं। तो ज्वालामुखी अपना ना, ज्वालामुखी देखो निकलेगी। पहले अपना अर्थ देखा, पहला टॉपिक क्या था अपना, अर्थ ना। पहला टॉपिक क्या था, अर्थ। दूसरा उत्पत्ति। और ज्वालामुखी से ज्वालामुखी से जो मतलब उसके साथ जो क्या क्या पदार्थ लेके आते हैं ना, उसके अपन अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा कारण अपन देखते हैं, ज्वालामुखी अपने साथ कौन कौन से पदार्थ लेके आती है ना। अपन देखते हैं ज्वालामुखी से प्राप्त पदार्थ। दोस्तों इसमें अपन देखेंगे ठोस, दोस्तों कुछ ध्वनि प्रदूषण की वजह से कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम हो रही थी, वो अब शांत हो गया। अब नेक्स्ट क्लास लेते चलते, ठीक है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले ठोस है ना। ठोस के बाद अपन देखेंगे द्रव के रूप में कौन से पदार्थ मिलते हैं। फिर तीसरा अपन देखेंगे गैस के रूप में कौन से पदार्थ मिलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपना टॉपिक है दोस्तों ज्वालामुखी के प्रकार, ठीक है। ज्वालामुखी के प्रकार है नेक्स्ट। ज्वालामुखी के प्रकार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अपन इसमें ज्वालामुखी के प्रकार के अपन देखते हैं कि उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है, और मतलब सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है ना, सक्रिय के आधार पर। दोस्तों सक्रियता या सक्रिय ज्वालामुखी के आधार पर ना, आधार पर दोस्तों इसमें अपन देखते हैं कितने प्रकार की है,
ठीक है। तीन प्रकार की, ठीक है। कितनी होती है? तीन प्रकार की, ठीक है। एक तो सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरी हो गई सुषुप्त ज्वालामुखी, सुषुप्त। अपन की परिभाषा देखेंगे अभी, इनके जो इसके डिवाइड है इसको करते हैं अपन, कितने क्या क्या अपन को इसमें पढ़ना होगा उसका अपन पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद में एक ही चीज को अपन खोल के समझेंगे। तीसरा इसमें प्रकार है मृत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, ठीक है। ये सक्रियता के आधार पर दोस्तों, सक्रियता के आधार पर, ये सक्रिय आधार पर ज्वालामुखी, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं उद्गार के आधार पर, ठीक है, उद्गार के आधार पर। दोस्तों इसमें अपन देखते हैं उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी को कितने भागों में बांटा गया है ना, उसको अपन देखते हैं। 5-6 जो भागों में बांटा गया है ना, उनको अपन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं उद्गार के आधार पर ना दोस्तों ना, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि हवाई तुल्य ज्वालामुखी, ठीक है। कौन सी प्रकार है? हवाई तुल्य ज्वालामुखी, ठीक है। दूसरा अपन देखते हैं स्ट्रोम्बोली, देखो दोस्तों स्ट्रोम्बोली तुल्य, तुल्य से लिखो है, फिर इसका अपन लिख देंगे आधा जयवा, तुल्य ज्वालामुखी, ठीक है। फिर अपन लेंगे विसुवियस, विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी, ठीक है। फिर अपन देखते हैं हाँ वोल्केनो तुल्य ठीक है दोस्तों। फिर अपन देखते हैं पीलियन तुल्य, पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। छठा प्रकार अपन देखते हैं पिलनी तुल्य, पिलनी तुल्य ज्वाला, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से अपन देखा ना कितने प्रकार की होगी हवाई तुल्य ज्वालामुखी, कौन सी उद्गार के आधार पर, नहीं उद्गार के आधार पर नहीं, कौन सी ज्वालामुखी किस आकार में उद्गार होती है, उसकी क्या प्रक्रिया रहती है और उसकी कैसे संरचना बनती है, उसके उद्गार के आधार पर हम ज्वालामुखी को कितने भागों में बांटा? 6 भागों में बांटा, ठीक है। कितने भागों में बांटा आपने? 6 भागों में बांटा, ठीक है दोस्तों। तो उसी प्रकार से सक्रियता के आधार पर कितने प्रकार थे? सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपन जो ज्वालामुखी से अपन जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक पढ़ेंगे ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियां हैं, ठीक है दोस्तों। ज्वालामुखी से निर्मित जो स्थलाकृतियां हैं उसका अपन अध्ययन करेंगे। इनको 2 भागों में बांटा गया, ठीक है दोस्तों।
एक आंतरिक स्थलाकृतियां, और बाह्य स्थलाकृतियां। भाई ज्वालामुखी से जो निर्मित स्थलाकृतियां हैं उसको कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में? 2 भागों में, ठीक है। एक आंतरिक स्थलाकृतियां जो धरातल के नीचे बनती है, और एक बाह्य स्थलाकृतियां, ठीक है दोस्तों। तो आंतरिक स्थलाकृतियां हम देखते हैं, जैसे अपने एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे बेतुलित, बेतुलित, ठीक है, लिपोलित, फेकोलित, लेकोलित, ठीक है दोस्तों। फिर अपन देखते हैं डाइक सिल, है ना, इस प्रकार से अपन देखते हैं, ठीक है। डाइक सिल आ गया, सीट आ गया ना, 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से ना जो आंतरिक स्थलाकृतियां हैं, बाह्य स्थलाकृतियां कौन सी, ठीक है। फिर अपन जो नेक्स्ट स्टेशन पढ़ेंगे कि जो ज्वालामुखी है, कौन कौन सी ज्वालामुखी किस किस महाद्वीप में है, किस किस महासागर में स्थित है, उनका जो वैश्विक वितरण है, अपन एक एक देश करके उनको अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं अपन फिर ज्वालामुखी से बाह्य में, जैसे है ना, बाह्य में आप देखेंगे जैसे एसिड लावा, है ना, बाह्य स्थलाकृतियां हम देखते हैं। एसिड लावा से कौन सी बनती है ना, ठीक है दोस्तों। तो बाह्य स्थलाकृतियां अपन देखेंगे ना, जो कौन कौन से, जैसे बाह्य स्थलाकृतियां अपन देखते हैं, लावा मैदान, लावा पर्वत, लावा डक, लावा पठार, ठीक है। इस प्रकार से बाह्य स्थलाकृतियां हम देखते हैं। फिर अपन देखते हैं कि जो अपन नेक्स्ट इसमें टॉपिक पढ़ेंगे, विश्व में ज्वालामुखियों का वितरण, ठीक है। विश्व में ज्वालामुखी वितरण, ठीक है। विश्व में ज्वालामुखी ठीक है। ये देखना, ये अपन देखें कौन कौन सी ज्वालामुखी किस किस देश में स्थित है। ज्यादा क्वेश्चन दोस्तों कहाँ से पूछेगा, या तो यहाँ से पूछेगा या यहाँ से पूछेगा, इसमें भी पूछ सकता है कि कौन सी आंतरिक स्थलाकृति है, कौन सी बाह्य स्थलाकृति है, उसका क्या था, कौन सा प्रकार नहीं है, ये पूछ सकता है, ठीक है। तो अपन देखें स्ट्रोमोल देगा, हवाई चूल्हे देगा, विश्वेश देगा, है ना, पिलियन देगा, पिलियन ज्वालामुखी देगा हमने, और पिलनियन नामक ज्वालामुखी देगा। इस प्रकार से अपन, है ना, तुल्य ज्वालामुखी वेलकोन अपन देखा, ठीक है। सक्रियता के आधार पर प्लेट इनकी उत्पत्ति का कारण हो सकता है, ज्वालामुखी को निम्न में से कौन सा कारण है उत्पत्ति का नहीं है ना। तो अपन इन कारणों, जैसे अपन देखा कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना में अत्यधिक गर्म है, भूकंप से होता है, ठीक है, और गैसों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, अपन एक एक अध्ययन देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अपन बात करते हैं, जैसे स्क्रीनशॉट ले लो, क्या क्या पढ़ना अपन को, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, ठीक है, अपन एक एक देखते हैं ना।
दोस्तों आराम समझेंगे कि चीज़ों को अपन। दोस्तों अपन इसमें लिखेंगे एक नोट्स के टाइप में लिखेंगे, जैसे रामायण नहीं लिखेंगे इसके अंदर, जो अपने समझ में आ जाना चाहिए भाई इस प्रकार से ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है और इसमें ये टॉपिक है ना, तो उसकी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, बेफालतू रामायण नहीं लिखाएंगे अपन। सबसे पहले अपन देखते हैं इसका अर्थ और परिभाषा। ठीक है, अर्थ और परिभाषा देखते हैं। अर्थ देखते हैं इसमें, ज्वालामुखी यानी ज्वालामुखी का मतलब क्या होता है ना, तो ज्वालामुखी का अर्थ होता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से लिक्विड रूप में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से ठोस, द्रव, गैस के रूप में, फिर दोस्तों जो पृथ्वी की लिखेगा ना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं से प्रकट ना, पृथ्वी की है ना आंतरिक संरचनाओं से या आंतरिक शक्तियों का, ठीक है, तो आंतरिक संरचनाओं से आंतरिक शक्तियों का आंतरिक का ठोस, द्रव, गैस के रूप में धरातल व आंतरिक संरचना में आंतरिक संरचना में अनेक स्थलाकृतियों रूप में प्रकट होने वाला ठीक है दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, आंतरिक संरचना से आंतरिक शक्तियों का ठोस, द्रव, गैस के रूप में धरातल पर व आंतरिक संरचना में अनेक स्थलाकृतियों के रूप में प्रकट होने वाला उद्गार को ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है,
या आप ले सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों का ठोस द्रव गैस के रूप में धरातल के ऊपर प्रकट होना ज्वालामुखी कहलाता है। ठीक है, ये लिखते अपने, या पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों का धरातल पर ठोस द्रव गैस के रूप में विस्फोट होने की प्रक्रिया ज्वालामुखी कहलाता है। मतलब अपन जानते हैं ज्वालामुखी क्या परिभाषा देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो शक्तियाँ होती है ठोस द्रव गैस के रूप में प्रकट होती है, उसे अपन क्या बोलेंगे, ठीक है ना, ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे अपन क्या कहेंगे, ज्वालामुखी कहेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया आपके। अपन देखते हैं, अपन जैसे है ना कि इसके उत्पत्ति के कारण देखते हैं अपन। ठीक है, इसको लिख लिया होगा ना सामने। दोस्तों अपन नेक्स्ट देखते हैं उत्पत्ति के कारण। ठीक है, सबसे पहले अपन कारण देखते हैं, पहला कारण देखते हैं। ठीक है, प्लेट भूवर्तनिक उत्पत्ति ना। ठीक है, पहला अपन देखते हैं प्लेट भूवर्तनिक। दोस्तों प्लेट भूवर्तनिक आप सभी को पता है कि दोस्तों जो अपने पृथ्वी है उसके अंदर तरल अवस्था में लावा पाया जाता है, तो उसके उस परत का नाम आप सभी को पता है सीमा परत है ना। क्या नाम है उसका नाम, सीमा परत के अंदर 100 किलोमीटर से 350 किलोमीटर के रूप में तरल पदार्थ के रूप में लावा पाया जाता है ना। तो उसके ऊपर जो सियाल सीमा है ना, सियाल सीमा, तो उसके ऊपर तैर रही है जो प्लेटें हैं ना। पृथ्वी कितनी प्लेटें हैं, 7 प्लेटें हैं। मुख्य कितनी प्लेटें हैं, 7 प्लेटें हैं ना। तो इस प्रकार से, तो ये दोस्तों प्लेट विवर्तनिक, इसमें देखो क्या 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 क्रिया होती है। एक तो अभिसारी होती है ना, अभिसारी प्रक्रिया, और एक होती है अपसारी। एक होती है समानांतर या संरचनात्मक। दोस्तों सबसे पहले अपन देखते हैं प्लेट विवर्तनिक में ये 3 शब्दों को समझना है, पूरी प्लेट विवर्तनिक समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये देखो अभिसारी, यही दोस्तों ये 2 प्लेट है ना, ये 2 प्लेटें आपस में। ठीक है दोस्तों, अब ये जो प्लेटें है ना आपस में, तो ये जब ये प्लेट इधर चलेगी फर्स्ट सेकंड, दोनों प्लेट नजदीक आएगी, निकट आएगी ना, दोनों प्लेटों का निकट में आना, दोनों प्लेटों का निकट में आना। दोस्तों ये भारी प्लेट है, ये हल्की प्लेट है। जब दोनों प्लेटें आपस में टकराएगी तो हल्की प्लेट इसके ऊपर चली जाएगी और ये नीचे दिस जाएगी। जो दोनों प्लेट आपस में टकराएगी तो यहाँ पर मतलब आपस में टकराएगी, तो मतलब एक तरह से दोनों प्लेटों में जो आपस में टकराएगी एक दूसरे से भिड़ेगी,
बिनने से जो मतलब नीचे का जो ज्वालामुखी लावा होता है ना, तो एक चिंगार के रूप में वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। ठीक है दोस्तों, तो मतलब यहाँ से इस कारण से ये जो कंपनों का जो टुकड़ा होगा, टुकड़ा के रूप में ये प्लेटें जो इस प्रकार से बाहर निकलना, ये प्लेटें से टूट के ऐसे मोड़दार पर्वतों का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इन प्लेटों का मोड़दार पर्वतों का निर्माण हो जाएगा और ज्वालामुखी के रूप में ज्वालामुखी निकलने का चांस ज्यादा बन जाते हैं। ठीक है, तो अपसारी हो गया। दूसरा अपसारी, दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे प्लेट है, ये प्लेट है, दोनों प्लेटें आपस में एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाएगी। ठीक है दोस्तों, दोनों प्लेटें आपस में एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाएगी और जो यहाँ पर लिक्विड पदार्थ है ना, लावा, वो निकल के इस प्रकार से पर्वतों का निर्माण कर देगा। ठीक है, इस प्रकार से ज्वालामुखी के रूप में निकलेगा और इस प्रकार से ज्वालामुखी का उद्गार होगा। ठीक है, तो दोनों प्लेटों का आपस में एक दूसरे दूर देना ना, तो इसमें लिखना अपने को, दोनों प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में। दोस्तों इसमें एक समझने की ज्यादा बात नहीं है, प्लेट फर्स्ट ये और बी, इसमें क्या होता है अपसारी, यानी दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएगी। ठीक है, दूर जाएगी तो यहाँ पर जो लिक्विड मात्रा है, जो लावा है, वो इसको जगह मिल जाएगी, स्थान मिल जाएगा और जो जगह मिला तो ये ज्वालामुखी के रूप में ऊपर निकलेगा। इसमें अभिसारी में दोनों प्लेटें एक दूसरे के ऊपर छिड़ेगी और टकराएगी, टकराने से जो उद्गार उत्पन्न होगा, जो नीचे ज्वालामुखी हो गया ना, तो उसके कारण जो ज्वालामुखी ऊपर विस्फोट के रूप में निकले। ठीक है, दोनों टकराएगी, दोनों आपस में भिड़ने से जो घर्षण उत्पन्न होगा ना, उसके कारण जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है। उसके बाद हम देखें समांतर संरक्षण। दोस्तों ये प्लेटें आपस में क्या होती है, ऐसे ना तो ये बढ़ेगी न ये बढ़ेगी ना, तो इस प्रकार से जो इन प्लेटों के जो यहाँ, जैसे ये प्लेट है यहाँ पर ना, जैसे ये प्लेट यहाँ पर है, पहले एक दूसरे के समांतर चलेगी ना, तो इसमें क्या होगा, संरक्षणात्मक होगा, मतलब न तो इस प्लेट का नुकसान होगा न इस प्लेट का नुकसान होगा ना, तो इसलिए समांतर चलेगी। जैसे ये प्लेट इधर चलेगी, ये चलेगी, तो नीचे का जो लावा होता है ना, वो किसी रूप में, मतलब जैसे उसको थोड़ी सी जगह मिल जाएगी ना, जैसे ये प्लेट जैसे यहाँ पर आ गई, पहले यहाँ प्लेट नहीं थी, यहाँ महासागर है, जैसे यहाँ लावा है ना, यहाँ लावा है, तो ये प्लेट जैसे आगे किसकी, तो ये लावा मतलब महासागर के अंदर भी ज्वालामुखी का उद्गार हो जाता है। ठीक है ना, इस प्रकार से, तो इस प्रकार से ये प्लेटें रिक्शने से आपस में एक दूसरे के समांतर चलती है। ठीक है, एक दूसरे के समांतर समांतर चलती है। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया, प्लेट विवर्तनिक समझ में आ गया होगा, तीनों शब्दों के ऊपर ये टिका हुआ है। ठीक है, ठीक है, प्लेट विवर्तनिक समझ में आएगा। सबसे पहले इस शब्द का जो नाम लिया था, वो टूजो विल्सन नामक वैज्ञानिक ने प्लेट विवर्तनिक का नाम लिया। ठीक है, क्या नाम था, टूजो विल्सन ने। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन देखते हैं भूकंप। दोस्तों आप सभी को पता है भूकंप में भी एक गतिविधि होगी, जब भी प्लेट आपस में टकराती है ना, तो भूकंप दूसरा कौन क्या है, भूकंप। भूकंप भूकंप आप सभी को पता है कि जो प्लेटें आपस में नीचे टकराती है, टकराने के कारण ये जो कंपन उत्पन्न होता है, कंपन उत्पन्न होने के कारण है ना, तो जो भूकंप के साथ जो विस्फोट, खतरनाक विस्फोट होता है, वो एक ज्वालामुखी के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, तो भूकंप के माध्यम से ज्वालामुखी आने का चांस बनता है और आते कई जगह ना। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपने देखा होगा ना, कमजोर भूभाग कौन। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कमजोर भूभाग का है, भूभाग अत्यधिक गर्म। ये देखो तीसरा काम देखो अपना, भूभाग अत्यधिक गर्म। ठीक दोस्तों,
आप सभी को पता है कि हमारे जो पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है, अपन जूं 32 मीटर नीचे जाएंगे। कितने नीचे जाएंगे? 32 मीटर। अपन 32 मीटर नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, सेल्सियस तापमान बढ़ेगा, तो है ना। तो जैसे अपन 32 मीटर नीचे जाएंगे तापमान, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। और इस प्रकार से अपन जूं धरातल के नीचे जाते जाएंगे तो तापमान बढ़ता जाएगा। और बढ़ने के कारण जो नीचे लिक्विड पदार्थ होता है, जो चट्टानें होती है, वो पिघल के लिक्विड हो जाती है। जैसे उनको वो मतलब जगह मिली तो वो मतलब एक तरह से ऊपर आ जाते हैं और ज्वालामुखी का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अपन नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में कमजोर भूभाग का होना। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो जब विकास कार्य चलता है ना, कमजोर भूभाग, कमजोर पहला हो गया, तीसरा हो गया, चौथा भाग अपना कमजोर भूभाग। अब सभी को पता है कि दोस्तों, जैसे अपन देखते हैं कि कैसे इतने मतलब बड़े बड़े घने घने जंगल होते हैं, इतने दर्रे होते हैं, इतने पर्वत होते हैं, जहाँ जाने का रास्ता सुगम नहीं होता है ना। तो वहाँ जाने के लिए मतलब विकास कार्य, राजनीतिक कार्य के माध्यम से लोग क्या करते हैं कि उसका कार्य निर्माण कार्य स्टार्ट करते हैं। और जो कमजोर भूभाग होता है वहाँ पर इस प्रकार से घटना होने के चांस ज़्यादा होते हैं। जैसे अपन देखते हैं एंडीज पर्वत है, आप सभी को पता है, ये मतलब वहाँ पर जो नीचे धरातल है वहाँ लिक्विड लावा कुछ ज़्यादा नीचे गहराई में नहीं है, मतलब कुछ ही ऊपर गहराई में है, इसलिए वहाँ जो उद्गार होता है वो ज्वालामुखी में, तो वह वहाँ पर कमजोर भूभाग होने के कारण वहाँ पर काफ़ी सारे आपको ज्वालामुखी देखने को मिलेगी। जैसे आपने देखा होगा कोटापेक्सी है, चेम्बोराजे है ना। और जैसे अपन आपने काफ़ी देखे ना, तो इस प्रकार से स्ट्रोम्बोली जो है ना, तो इस प्रकार काफ़ी वहाँ पर ज्वालामुखियाँ हैं, जिसके बारे में चर्चा करेंगे। नहीं, एंडीज पर्वतमाला के अंदर एंडीज है, रॉकीज है ना, इस प्रकार की पर्वतमाला है जहाँ पर धरातल का जो नीचे भाग है वो ज़्यादा गहरा नहीं है, जो लावा ज़्यादा गहराई में नहीं है, इसलिए वहाँ पर उद्गार होते रहते हैं। ठीक है, कमजोर भूभाग का। गैसों का पांचवा कारण अपन दोस्तों, गैसों का वाष्पीकरण। दोस्तों, आप सभी को पता है जैसे ये चट्टानें है ना, इसी से लेके समझा रहा हूँ आपको। जैसे बरसात होती है, ये दो चट्टान है, ठीक है दोस्तों, दो चट्टानें हैं, ठीक है। अब बरसात, ऐसे बरसात होगी इसके ऊपर ना, बरसात होती रहती है। और कुछ दिनों में अपरदन के माध्यम से मतलब कि अपरदन के माध्यम से, अक्षय के माध्यम से चट्टाने की दरारें पड़ जाती है, भूकंप के माध्यम से चट्टानों में दरारें पड़ जाती है। जिन दरारों के माध्यम से जो पानी का रिसाव, वो जो बरसात का पानी होता है, वो नीचे धरातल के अंदर पहुंच जाता है। धरातल के अंदर पहुंच जाने के कारण जो नीचे जो लावा होता है वह एक तरह से मतलब वाष्पीकरण, जो पानी है इसका, पानी इसका वाष्पीकरण बन जाता है। वाष्पीकरण बनने से इतना खतरनाक दबाव बनता है अंदर चट्टानों के अंदर, जो मतलब बहुत भयंकर एक उद्गार के रूप में बाहर निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उद्गार के रूप में बाहर निकलते हैं, तो इसलिए इसके माध्यम से भी ज्वालामुखी आने की आशंका ज़्यादा रहती है ना। तो जो गैसों का वाष्पीकरण है जो पानी जाने से बनता है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों गैसों के रंध्रों के माध्यम से, दरारों के माध्यम से पानी नीचे नीचे चले जाता है। यहाँ पर ऐसे ऐसे पहुंच जाता है पानी नीचे, और यहाँ पर एक वाष्पीकरण की मात्रा बढ़ जाती है। और फिर इतना प्रेशर बनता है कि चट्टानों को इतना खतरनाक उद्गार होता है कि चट्टानें एक दूसरे से दूर हट जाती है। ठीक है, दरारों के माध्यम से। तो ये समझ में आ गया होगा आपके। अपन नेक्स्ट चलते हैं। 5 कारण है, 5 कारण आपको मैं समझा दिया। नहीं समझ में आया दोबारा इस वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा। कोई सा कारण पूछ सकता है आपको कि निम्न में से कौन सा कारण नहीं है ज्वालामुखी उत्पत्ति में, निम्न में से कौन सा कारण नहीं है। देखो दोस्तों, ये जो ज्योग्राफी है ये एक दूसरे टॉपिक से जुड़ी हुई है। जब तक इसको अपन क्लियर नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, इसमें रटने का काम बिल्कुल भी नहीं है। इसको बेस क्लियर करना पड़ेगा सभी को। अब नेक्स्ट अपना जो तीसरा टॉपिक था कि ज्वालामुखी के साथ निकलने वाले पदार्थों के अपन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, जो ये वाला पॉइंट है, इसमें यहाँ से मतलब बहुत खतरनाक प्रश्न आते हैं ना,
जैसे अपन ने अर्थ समझ लिया इसका, इसकी उत्पत्ति समझ लिया अपन ने। तीसरा टॉपिक है इसमें ज्वालामुखी के साथ निकलने वाले पदार्थ। ज्वालामुखी के साथ प्राप्त होने वाले पदार्थ। ठीक है दोस्तों, ज्वालामुखी के साथ में जो प्राप्त होते हैं पदार्थ अपन देखते हैं इसमें। इसे सबसे पहले अपन देखेंगे ठोस। क्या देखेंगे अपन? ठोस पदार्थ कौन कौन से? ठोस पदार्थ। ठीक है दोस्तों यहाँ से पर्सन 99% आने के चांस ज्यादा होते हैं ना। तो दोस्तों सबसे पहले अपन देखते हैं बम। ठीक है, जो शब्द है सबसे पहले देखते हैं बम। बम से, ठीक है दोस्तों, मतलब ये बम होता है ना, तो ये मतलब बड़े बड़े टुकड़े होते हैं ना, ज्वालामुखी से निकलती है तो उसमें बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं अपन? बम बोलते हैं। जो इनकी आकार होता है ना, मतलब एक है ना, तो इनका जो आकार होता है मतलब 1 इंच से पिट तक इसका आकार हो जाता है। मतलब इतने इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, जैसे 1 इंच से स्टार्ट लेकर 1 फीट तक इतने बड़े बड़े आकार के टुकड़े होते हैं ना, तो इनको क्या कहते हैं अपन? बम कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? बम कहेंगे। ठीक है, बड़े बड़े चट्टाने टुकड़े। ठीक है, आकार अपन देखते हैं इनके आकार 1 इंच से 1 मीटर, 1 फीट, 1 इंच से 1 फीट तक होता है। ठीक है, इस प्रकार से ना 1 फीट से। उसके बाद अपन देखते हैं जो ठोस पदार्थ है लिपेली। लिपली ना, क्या है? लिपली। ठीक है, दूसरा इसमें ना क्या देखते हैं अपने? लेपली है ना। क्या नाम है? लेपली। क्या नाम है इसका? लेपली है। ठीक है, लेपली। दोस्तों ये लेपली होता है कि आपने मटर देखा होगा कहीं, है ना? मटर, या मटर देखा होगा, ये अखरोट देखा होगा ना। तो ये इसकी दानेदार चट्टान होता है, इसका आकार कितना होता है? मटर या अखरोट के समान इन चट्टान का निर्माण होता है ना। ठीक है दोस्तों, ठीक है, क्या होता है? मटर और अखरोट के चट्टान के रूप में। ठीक है, ठीक है, क्या होता है हमें? मटर और आकार के टुकड़े वाली चट्टान। ठीक है, तो इसमें देखा अपन मटर व अखरोट, मटर व अखरोट के आकार की चट्टानें। ठीक है, आकार की चट्टाने, चट्टाने टुकड़े। दोस्तों ये बोल लीजिए था बम क्या है? बम ये नहीं है सुतली बट्टा का जो अपन छोड़ देंगे और उसमें आवाज आएगी, उत्पन्न होगा। ये बम नहीं है इसमें। ये है बड़े बड़े आकार के चट्टान टुकड़े हैं जिनकी मोटाई होती है 1 इंच से लेकर 1 फीट तक इनकी मोटाई ऊंचाई होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन देखते हैं धूल और राख। ठीक है, अपन तीसरा देखते हैं धूल व राख। दोस्तों ये बहुत भारी कणों वाले, ठीक है, अपन देखते हैं धूल और राख है ना, बहुत भारी कणों वाले जो चट्टान टुकड़े होते हैं ऊपर अपने धूल और राख कहेंगे। ठीक है, धूल राख, धूल व राख। ठीक है, जिसे कहेंगे अपन भारी चट्टान वाली, बारीक कणों वाली चट्टान। ठीक है, बारीक कणों वाली चट्टान। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों, हाँ नेक्स्ट अपन देखते हैं ना जो चौथा इसमें जो ज्वालामुखी से जो होता है ठोस पदार्थ में, बम हो गया, लेपली हो गया, धूल और राख हो गया। ठीक है, अपन जो देखते हैं जो इसमें अपन देखते हैं ना चौथा नंबर पर अपन देखते हैं फ्यूमिस। क्या नाम है? फ्यूमिस। ठीक है, चौथा नंबर पे है फ्यूमिस।
चौथा नंबर क्या है, फ्यूमिस, ठीक है ना। तो फ्यूमिस, देखो दोस्तों शब्द पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ है ना, निम्न में से कौन सा पदार्थ जो ठोस रूप में आता है, द्रव रूप में आता है और गैस के रूप में आता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन देखेंगे जिन चट्टानों का, देखो दोस्तों फ्यूमिस अपन अध्ययन करेंगे क्योंकि जिन चट्टानों का घनत्व जल की तुलना में कम हो, यानी जिनका घनत्व जल से कम हो, उनको फ्यूमस चट्टाने कहते हैं। देखो इसमें क्या है, वे चट्टाने टुकड़े जिनका घनत्व जल से कम हो, ठीक है, जो जल पर आसानी से तैर सके, ठीक है। वे चट्टान टुकड़े जिनका घनत्व जल से कम हो, जो जल पर आसानी से तैर सके, उसे फ्यूमस नामक ठोस पदार्थ होता है, चट्टानी कण होता है, जो ज्वालामुखी के रूप में, उद्गार के रूप में धरातल पर निकलता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपन देखते हैं कि पायरोक्लास्ट, ठीक है, क्या देखते हैं 5 नंबर का पायरोक्लास्ट, क्या नाम है, पायरोक्लास्ट, क्या नाम है 5 नंबर का, पायरोक्लास्ट। पायरोक्लास्ट, ठीक है, पायरोक्लास्ट। दोस्तों पायरोक्लास्ट क्या होता है आप सभी को पता होगा ना। जैसे अपन देखते हैं पायरोक्लास्ट किसे कहते हैं, जो ज्वालामुखी होती है ना, ज्वालामुखी, जब ज्वालामुखी उत्पत्ति होती है तो सबसे पहले जो चट्टानी बाहर आती है ना, जो चट्टानी कण बाहर आते हैं तो उनको क्या कहते हैं अपन, सबसे पहले शुरुआत में जो चट्टानी कण बाहर आती हैं, फिर उनके ऊपर चट्टानी छंटी जाती है। इस प्रकार से ये टोस्ट जो सबसे पहले नीचे दब जाता है, चिपचिपा लावा होता है, उसके साथ जो चट्टानी होती है ना, इस प्रकार से वो जो चिपचिपा लावा के साथ चिपके आती है, नुकीले खंड की चट्टान होती है। कैसी चट्टान होती है, नुकीले खंड की चट्टान, ठीक है, पायरोक्लास्ट की, ठीक है। क्या होती है वो नुकीले खंड की ना, सबसे पहले निकलने वाली चट्टानी जो लावा के साथ बहकर आती है, नुकीले पदार्थ में होती है, तो इस चट्टानों को क्या बोलते हैं, पायरोक्लास्ट, क्या बोलते हैं ना, नहीं सोए ना। तो सबसे पहले निकलने वाली चट्टानों को अपन क्या बोलेंगे, सबसे पहले निकलने वाली, वो सबसे नीचे दिखने वाली ना, सबसे पहले जैसे सबसे पहले ये आ गई यहाँ पर ना, ऐसे ऐसे, फिर इसके ऊपर दब गई, तो जो सबसे पहले निकलने वाली जो चट्टान है ना, उनको क्या बोलेंगे, पायरोक्लास्ट, जो सबसे नीचे दब जाती है ना ज्वालामुखी रेखा से। वे चट्टानें जो ज्वालामुखी क्रिया से सबसे पहले निकलकर सबसे नीचे दब जाती है, ठीक है, समझ तो समझ में आ गया ना कि वह चट्टानें जो ज्वालामुखी क्रिया के दौरान सबसे पहले निकलकर सबसे नीचे दब जाती है, उनको
पायरोक्लास्ट कहते हैं। फ्यूमस जिसका जल से, जिनका घनत्व तो जल से कम होता है ना, फ्यूमस है ना, इस प्रकार समझ में आ रहा ना। फ्यूमस जिनका घनत्व जल से कम होता है। पायरोक्लास्ट सबसे नीचे पहले आती है, सबसे नीचे दब जाती है ना। उसके बाद अपन देखते हैं धूल राख का सबसे बारीक कण होते हैं। उसके बाद लेपली, आप सभी को पता है कि अखरोट और मटर, मटर के आकार का होता है। फिर उसके बाद में बम है ना, जो बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े होते हैं ना, ये बम कहते हैं, ठीक है, उन्हें बम कहते हैं। सबसे पहले उसके बाद में देखते हैं छठा नंबर पे एक और दोस्तों ना, उसको अपन क्या बोलेंगे, ठीक है, छठा नंबर पे है उसको ज्वालामुखी ब्रेसिया। ज्वालामुखी ब्रेसिया। ज्वालामुखी ब्रेसी, ठीक है, ब्रेसिया। ब्रेसिया दोस्तों प्रश्न पूछ सकता है आपको कि ब्रेसिया, ज्वालामुखी ब्रेसिया ठोस पदार्थ है, द्रव पदार्थ है, गैस पदार्थ है, ये प्रश्न पूछ सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। 3 एग्जाम्पल उसके दे देंगे, तो 1 एग्जाम्पल इसके दे देगा। ये पूछ सकता है कि कौन सा द्रव पदार्थ नहीं है, ठीक है, ब्रेसिया। तो ब्रेसिया दोस्तों जो चट्टान जो उद्गार होता है जमीन में से, ज्वालामुखी जो उद्गार होता है, गाढ़ा होगा या तरल पदार्थ के रूप में होगा। तो गाढ़ा जो लावा होता है उसकी जो चट्टानें आती है वो नुकीले पदार्थ होती है ना, नुकीले क्रम की होती है, ऐसे होती है, चक्कर है नुकीले पदार्थ, नुकीली होती है ना। इस प्रकार चट्टान होती है, नुकीली होती है, वो त्रिभुज के आकार जैसी है ना, इस प्रकार से नुकीली चट्टान होती है। तो क्या करती है अपने, जो ये गाढ़ा लावा होता है, गाढ़ा लावा ना, गाढ़ा लावा होता है, इसके साथ चिपक कर, है ना, इसके साथ चिपक कर जो बाहर निकलती है नुकीली, नुकीले खंड की होती है, उन्हें ज्वालामुखी ब्रेसिया कहते हैं, ठीक है। तो इसको लिखे अपन, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ज्वालामुखी ब्रेसिया। ज्वालामुखी क्रिया के दौरान, क्रिया के दौरान नुकीले, नुकीले खंड, नुकीले खंड, नुकीले खंड वाली चट्टानी टुकड़े जो लावा के साथ चिपक कर धरातल पर आते हैं, उन्हें ज्वालामुखी ब्रेसिया कहते हैं, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना आपको। ठोस पदार्थ में कौन कौन से आ गए, भम आ गया, लेपली आ गई, मटर अखरोट। दोस्तों ये ध्यान रखना अपन को, मटर अखरोट, ठीक है, बड़ी चट्टानी टुकड़ी, धूल राख आप सभी को पता है, बाइकण वाली प्यूमिस जिनका घनत्व जल से कम हो, ध्यान रखना, आसानी से तैर सके। पायरोक्लास्ट चट्टाने सबसे पहले आती है ना, और सबसे नीचे दब जाती है। ब्रेसिया आप समझ में आ गया। अपन देखते हैं फिर द्रव पदार्थ के रूप में, देखते हैं ना, द्रव पदार्थ के रूप में अपन देखते हैं, ठीक है दोस्तों। द्रव पदार्थ के रूप में जो निकलती है ना, दोस्तों हो गई। उसके बाद हम देखते हैं द्रव, पहला कारण हो गया अपना। दूसरा अपन देखते हैं ध्रुव,
ध्रुवीय पदार्थ। दोस्तों ध्रुव पदार्थ में देखते हैं लावा, है ना, लावा होता है ना, ध्रुव पदार्थ में होता है ना लावा, ठीक है। तो दोस्तों वे धरातल के नीचे या पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना में वे पदार्थ जो ज्वालामुखी की निकास नली के माध्यम से जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में निम्नलिखित स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है कुछ मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ क्या समझ में आ रहा है ना, जो, ठीक है। तो पृथ्वी की देखो ये है, लो दोस्तों यहाँ पर जो ये पदार्थ है ना, लिक्विड पदार्थ ना, लिक्विड पदार्थ, ये निकास नली है, निकास नली, निकास नली। जो ये वीवर है ना, वीवर, जो जहां पर ज्वालामुखी बाहर निकलती है, वीवर, इसको अपन क्रेटर भी बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं, वीवर भी बोलते हैं, ठीक है। निकास नली, ये लावा, ठीक है दोस्तों, ये लावा है ना, ये लावा जब निकास नली के अंदर रहेगा, इस प्रकार से स्थलाकृति का निर्माण करेगा, है ना, निकास नली के अंदर, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, लावा बोलेंगे, ठीक है, लावा, सॉरी, इसको क्या बोलेंगे अपन, मेग्मा बोलेंगे, मेग्मा, ठीक है। जो ये बाहर आ जाएगा ना, बाहर, बाहर ऐसे आ जाएगा ना, तो तुम यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसको लावा बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे यहाँ पर, लावा बोलेंगे, यानी तो अपन इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि ध्रुव पदार्थ में कौन निकलता है, इसके ऊपर ध्रुव पदार्थ देखते हैं ना, ठीक है। ध्रुव पदार्थ में अपन देखते हैं ना, ध्रुव पदार्थ में जैसे अपन देखा कि लावा ना, ध्रुव पदार्थ में अपन देखे क्या देखा, क्रिया के दौरान, ठीक है। इसे अपन देखते हैं द्रव या अर्धतरल पदार्थ के रूप में अपन देखते हैं, इसे अपन देखते हैं क्या है, लावा, ठीक है दोस्तों। लावा, लावा का अपन अध्ययन करते हैं। ये आपसे बताया कि द्रव पदार्थ में जमीन से बाहर निकलता है ना, तो फिर इसके बाद चर्चा करते हैं कि इसमें देखो, अगर आपको मतलब लावा यानी निकास नली में ज्वालामुखी क्रिया के दौरान निकास नली में, ठीक है, निकास नली में मेग्मा व धरातल पर, धरातल क्रस्ट पर लावा के रूप में, पर लावा के रूप में प्रकट होता है, ठीक है। इस प्रकार से यानी ज्वालामुखी क्रिया के दौरान ज्वालामुखी निकास नली में, ठीक है, ज्वालामुखी
ज्वालामुखी निकास नली में मैग्मा विद्यातल के क्रस्ट पर लावा के रूप में प्रकट होता है ना, तो है ना इस प्रकार से। दोस्तों इसको भी अपन दो भागों में बांटेंगे, ठीक है, इसको भी अपन दो भागों में बांटेंगे, ठीक है, इसको भी लावा को अपन दो भागों में बांटेंगे। पहला भाग एसिड लावा, एसिड लावा तो है ना, एसिड लावा। दूसरा बेसिक लावा, ठीक है, एसिड लावा, बेसिक लावा, इसको लिख लिया होगा ना, मैं इसको बिठा रहा हूं ना, ठीक है दोस्तों, इसको लिख लिया होगा आपने ना। बम लेपली डूल फ्यूमस पायरोक्लास्ट ना, ध्यान रखना, ज्वालामुखी ब्रेसिया। दोस्तों अपन देखते हैं ना, एसिड लावा ना, एसिड लावा मतलब ऐसा लावा जो जिसमें सिलिका की मात्रा 65% से अधिक हो, है ना, जिसमें सिलिका की मात्रा 65% से अधिक हो, गाढ़ा हो, चिपचिपा हो, है ना, इस प्रकार के जो लावा होता है उसको एसिड लावा बोलते हैं, ठीक है ना दोस्तों, गाढ़ा हो, है ना, ठीक है। एसिड लावा वे लावा जिसमें सिलिका की मात्रा 65% से अधिक व अधिक हो तथा गाढ़ा चिपचिपा व चिपचिपा जिससे घुमंदाकार आकृति का निर्माण हो, उसे एसिड उसे एसिड लावा कहते हैं। दोस्तों ऐसे पूछ सकता है कि एसिड लावा से निर्मित निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है, 3 ज्वालामुखी एसिड लावा वो बेसिक लावा से निर्मित दे देगा और एक ज्वालामुखी एसिड लावा से निर्मित दिखेगा। जैसे अपन देखते हैं कि उदाहरण के रूप में लिपारी द्वीप पर स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी
आपने कभी सुना होगा स्ट्रोम बोली, स्ट्रोम ना, स्ट्रोम बोली ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है ये पता है ना आप सभी को? कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? इटली। ठीक है, लेपारी द्वीप पे स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है जो एसिड लावा से निर्मित है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, किस लावा से निर्मित है ना? एसिड लावा से निर्मित है ना। कौन सी ज्वालामुखी है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। एक ज्वालामुखी और है सिसली, सीशेली द्वीप पर ज्वालामुखी कौन सी है? एटना ज्वालामुखी, एटना ज्वालामुखी। ठीक है, ये भी दोस्तों यहाँ पर ही है इटली में। ठीक है, ये भी इटली में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इसके अलावा समझ में आ गया। अपन देखते हैं दोस्तों अभी बेसिक लावा। ठीक है, बेसिक लावा। ठीक है, बेसिक लावा। ठीक है, अपन देखते हैं ना। बेसिक लावा समझ में आ गया, यही लिख लेते हैं अपन बेसिक लावा। ठीक है, बेसिक लावा हो गया। दूसरा अपन देखते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर देख लेना सीधा अपन, तो दोनों चीजें समझ में आ जाए, दोनों मंत्र में जाएगा। बेसिक लावा, बेसिक लावा, जिससे शंकु निर्मित स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। स्थलाकृतियों का निर्माण हो, इससे शंकु निर्मित स्थलाकृतियों का निर्माण हो। जैसे एग्जाम्पल देखें, जैसे है ना, बेसिक लावा होता है जिससे मतलब एक और देखो इसमें बेसिक लावा, वो इसमें एक परिभाषा और लिख लो। बेसिक लावा गया ना, जिसमें सिलिका की मात्रा, सिलिका की मात्रा अत्यंत कम हो। ठीक है, इस प्रकार से उदाहरण अपन देखते हैं ना, उदाहरण अपन देखते हैं दोस्तों। अपन है ना, जो इससे अपन देखते हैं, जो शंकु, सिल्ड शंकु ना, क्या नाम से? सिल्ड शंकु नाम, जिसमें जिससे जिससे सिल्ड शंकु, सिल्ड शंकु निर्मित स्थलाकृतियों का निर्माण होना, उसे क्या कहेंगे अपने? बेसिक लावा कहेंगे ना। जिसमें है ना, क्या नाम से, जिसमें क्या नाम से, सिलिका की मात्रा अत्यंत कम हो। ठीक है, अत्यंत कम हो। ठीक है, जैसे हवाई द्वीप का ज्वालामुखी ना, हवाई द्वीप जैसे उदाहरण देखते हैं अपन। हवाई द्वीप, हवाई द्वीप का जो वो मोनोलावा ज्वालामुखी है ना, मोनोलावा ज्वालामुखी इसका उदाहरण है। ठीक है, मोनोलावा, मोनोलावा ज्वालामुखी। ठीक है, मोनोलावा ज्वालामुखी समझ में आ रहा है ना, कि बेसिक लावा उसे कहते हैं जिसमें सिल्ड शंकु निर्मित स्थलाकृतियों का निर्माण हो, जिसमें सिलिका की मात्रा अत्यंत कम हो। उदाहरण के रूप में अपन देखते हैं हवाई द्वीप का मोनोलावा ज्वालामुखी बेसिक लावा से निर्मित एक ज्वालामुखी है। ठीक है ना, बेसिक लावा से निर्मित एक ज्वालामुखी है। ठीक है, ये दोस्तों समझ में आ गया ये? जल्दी इसको उतारो ने। और एक और देख लो, गैस के रूप में ठोस, ठोस हो गया, द्रव हो गया ना, गैस रूप में अपन देखो तीसरा प्रकार, गैस के रूप में
गैस के रूप में आप सभी को पता है गैस ही बाहर आएगी ना, गैस के रूप में गैस ही बाहर आएगी। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया ना, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। इस प्रकार से जो गैस है ना गैस के रूप में बाहर आती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। और उस प्रकार से अपन देखते हैं जैसे है ना, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई गैस के रूप में, गैस के रूप में क्या लिखा अपन ने, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया ना, जल वाष्प हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया ना। तो अपन देखते हैं कार्बन डाई ऑक्साइड, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, जलवाष्प हो गया ना, इस प्रकार से ना। और कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, जलवाष्प हो गया ना, और इस प्रकार से अपन देखते हैं। और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड है ना, सल्फर डाई ऑक्साइड, ठीक है दोस्तों। तो ये द्रव्य पदार्थ ये लावा द्वारा निर्मित है ना। टॉस में आप सभी को पता है पहले बम आ गया, लेप लिया गया, पायरोकास्टा हो गया, ज्वालामुखी बरसी आ गया, और धूल और राकण आ गया ना। द्रव में एसिड लावा और बेसिक लावा। एसिड लावा आपको सभी पता है कौन सा होता है, बेसिक लावा कौन सा होता है ना। इस प्रकार से ये एग्जाम्पल आपके सामने है ना। अपन नेक्स्ट देखते हैं अपन चौथा तो अपना टॉपिक है ना ज्वालामुखियों के प्रकार देखते हैं अपन, ठीक है दोस्तों। चौथा टॉपिक क्या है, ज्वालामुखियों के प्रकार देखते हैं अपन। ज्वालामुखी का अपन देख लिया, टॉस में देख लिया है ना, पदार्थ जो दिखते थे ज्वालामुखी के माध्यम से। टॉस में आपने जैसे देखा बम देखा है ना, आपने देखा ज्वालामुखी ब्रेसिया देखा, राख धूल देखी, पायरोक्लास्ट देखा है ना। अब ज्वालामुखी के अपन प्रकार देखते हैं ना, क्या देखते हैं, ज्वालामुखी के प्रकार देखते हैं। चौथा टॉपिक अपना ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी के प्रकार, ठीक दोस्तों। ज्वालामुखी प्रकार अपन देखते हैं। सक्रियता के आधार पर, सक्रियता के आधार पर अपन देख लेते हैं पहले ना। तो अपन देखते हैं सक्रियता के आधार पर, ठीक दोस्तों। थोड़ा अपन इसको वो करते हैं ना, चैट के रूप में बनाते हैं तो अपने बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। तीनों ज्वालामुखी को अपन ना तो ये प्रकार एक साथ लिख देते हैं सक्रियता के आधार पर, ठीक है। पहले अपन लिखे पढ़ते हैं, ठीक है। सक्रियता के आधार सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वाला सुसुप्त, चलो ये लेने के अपन लेने ऐसे ही देखेंगे ना। अब लेने खींचेंगे थोड़ा डिवाइड हो जाएगा तो इसमें लिखने की जगह सही नहीं रहेगी, ठीक है।
तीसरा प्रकार अपना मर्द ज्वालामुखी। परिभाषा अपन देख सकते हैं ना। परिभाषा, वे ज्वालामुखी जिसका उद्गार निरंतर चलता आ रहा है, ठीक है, निरंतर चल रहा है, ठीक है। वे ज्वालामुखी जिसका वे ज्वालामुखी जिसका उद्गार निरंतर चलता आ रहा है, उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। वे ज्वालामुखी जिसका उद्गार कुछ वर्षों पहले हुआ, लेकिन वर्तमान में बंद है तथा भविष्य में उद्गार होने की संभावना है, उसे सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। वे ज्वालामुखी जिसका उद्गार कुछ वर्षों पहले हुआ था, अतः
वह वर्तमान में बंद है, नहीं भविष्य में उसके उद्गार होने की संभावना, और नहीं उसका भविष्य में उद्गार नहीं उसका भविष्य में उद्गार होने की संभावना है। उसे मृत ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? वे ज्वालामुखी कुछ वर्षों पहले उद्गार हुआ था, वर्तमान में बंद है, लेकिन भविष्य में उद्गार होने की संभावना है। सक्रिय ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी जिसका कुछ वर्षों पहले उद्गार हुआ था, है ना दोस्तों? सॉरी वे ज्वालामुखी जिसका कुछ वर्षों पहले उद्गार हुआ था, वर्तमान में भी निरंतर उद्गार हो रहा है। सक्रिय वे ज्वालामुखी जिसे कुछ वर्षों पहले उद्गार हुआ था, वर्तमान में बंद है, भविष्य में उद्गार होने की संभावना है। सुषुप्त ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी जिसका कुछ वर्षों पहले उद्गार हुआ था, लेकिन वर्तमान में बंद है, ना ही भविष्य में उसका उद्गार होने की संभावना। मृत ज्वालामुखी, अब इनके अपन एग्जाम्पल देखते हैं, कौन से मृत ज्वालामुखी है, कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है ना? इस प्रकार से अपन देखते हैं। इसे अपन देखते हैं सक्रिय ज्वालामुखियों में उदाहरण देखते हैं ना। देखिए उदाहरण देखते जाओ दोस्तों, देखिए उदाहरण देखते जाओ और समझते जाओ कौन सा ज्वालामुखी किस जगह है। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। सबके उदाहरण देखते अपन, सबके एक एक है ना। जो परिभाषा होगी परिभाषा अपने लिखते चलेंगे। ठीक है, जैसे एटना ज्वालामुखी, ठीक है, समझ में आएगी ना? जयवा ज्वालामुखी, ठीक है, कहाँ स्थित है? एटना। भाई जब सिंपल रहना है तो एटना क्यों? देखो अपने से याद करेंगे भाई, जब सिंपल रहना है तो अपन को एटना क्यों है ना? तो सिसिली यानी सिंपल, सिसिली के नाम से देखना, सिसिली। सिसिली रहना है, सिंपल रहना है तो अपन को एटना क्यों है? नहीं तो ईट की मार के फेंकेंगे। भाई सिंपल रहना है तो अपन को एटना नहीं है, नहीं तो ईट की मार के फेंक के मारेंगे, तो इटली। ठीक है, तो कहाँ की रहने वाली है ये एटना? ये सिसिली द्वीप पर, ली द्वीप, ठीक है, एटना ज्वालामुखी, ठीक है, सिसिली द्वीप पर। कहां पर है? इटली, ठीक है, इटली। दूसरा दोस्तों, सबसे प्राचीन ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखियों में सबसे प्राचीन सक्रिय ज्वालामुखी है, ये ध्यान रखना इसका। सबसे प्राचीन सक्रिय ज्वालामुखी, एक लाइन लिख लो इसके लिए, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे प्राचीन सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है दोस्तों। एक और लिखा लेता हूं यहां पर ही, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी,
स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। स्ट्रोम्बोली यानी स्ट्रोम बोलो, ना कि लप 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 बोलो, लपली लप 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 करे, लप लप वैसे लिपली है ना, तो लिपली लिपली नगर पर है ना, कहाँ पर है, लिपारी नगर पर, कहाँ पर है, लिप लिप स्ट्रोम बोलो, स्ट्रोम बोलोगे तो लप लप नहीं करना पड़ेगा आपको, है ना, लिपाई ना पर लिपली 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 मत बोलो, क्योंकि स्ट्रोम बोलना है आपको, तो क्यों नहीं तो वापिस तुम के ईट ईट फेंक के मारेंगे ना, ईट को फेंक के मारेंगे। स्ट्रोम बोलो, लिपली लिपाई लिपाई मत करो, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं अपन, ठीक है। कौन सी दीप है, लिपाई दीप पर, लिपारी दीप पर, नहीं तो ईट के मारेंगे। इसलिए इसकी विशेषता देखो, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है, लेकिन एसिड लावा से निर्मित ज्वालामुखी है। प्रत्येक 15 मिनट में उद्गार होता रहता है, प्रत्येक 15 मिनट में। देखो प्रत्येक 15 मिनट में, 15 मिनट में उद्गार होता है, ठीक है। उद्गार होता है, ठीक है। इसलिए जो भूमध्य सागर के आसपास है, लिपाई द्वीप कहाँ स्थित है, भूमध्य सागर के आसपास, जो वहाँ की यातायात के साधन है ना, जो वहाँ पर जो क्या नाम से वो गुजरते हैं, क्या जहाज गुजरते हैं, जो समुद्र मार्ग से जहाज गुजरते हैं, तो प्रत्येक 15 मिनट में ये उद्गार होता रहता है। और आसपास के क्षेत्र है ना, उसको उजाला में प्रकाश देने में सहायक होता है। इसलिए इसको भूमध्य सागर, जो यातायात की जो जहाज जाते हैं उनको प्रकाश की सुविधा मिलती है ना, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं ना। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन देखते हैं जो नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं सक्रिय ज्वालामुखियों में। ये जो दो इंपॉर्टेंट थे, ये को लिख लो ना, फिर थोड़ा तुमको वो आ जाएगा डालेगा तीसरा विशेषता वाला, ठीक है। तीसरा जो विशेषता वाला ज्वालामुखी है ना, कोटापेक्सी ज्वालामुखी को देखो, तीसरी विशेषता, इसमें विशेषता छपी हुई है। क्वेश्चन यही से पूछता है कि सबसे प्राचीन सक्रिय ज्वालामुखी एटना ज्वालामुखी, क्योंकि ऐसा था हमेशा, क्यों ऐसा था कि सिसिली है ना, सिसिली द्वीप पर, सीसी कर रहा है इसलिए सिसिली ना, सिसिली मतलब सिसिली द्वीप पर ना एटना नहीं है, पर को बिल्कुल सिलसिला रहना है, सबसे प्राचीन रह गया। स्ट्रोम्बोल ज्वालामुखी, लिपाई द्वीप आप देखते हैं, स्ट्रोम बोलना है, लिपली करना है, लिपली करना नहीं है अपन, नहीं तो ईट से फेंक के मारेंगे, ठीक है। इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। तीसरा अपन देखा कोटापेक्सी ना, कोटापेक्सी ज्वालामुखी, कोटापेक्सी ने इक्वाडोर यानी डोर दरवाजा, कोटापेक्सी ने इक्वाडोर यानी ई डोर सो निकाल दूंगा बाहर लिखा, कोटापेक्सी ना, इक्वाडोर, कोटापेक्सी ठीक है। कोटापेक्सी तो कहां पर ये, इक्वाडोर देश है,
दक्षिणी अमेरिका का देश है ना, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। इसकी क्या विशेषता है? सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, देखा, सक्रिय ज्वाला, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। सबसे ऊंचा सक्रिय, सबसे ऊंचाई पर, सबसे ऊंचाई, सबसे ऊंचाई, सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है दोस्तों। 2 घंटे में पूरा ज्वालामुखी काट दूंगा, जहां तक मेरा प्रयास रहेगा। ज्यादा टेंशन नहीं है आपको, ज्वालामुखी टॉपिक बहुत अच्छी तरह से कराऊंगा मैं आपको, जहां तक मेरा प्रयास रहेगा, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं, है ना, जो नेक्स्ट ज्वालामुखी हो ना, उनको अपन देखते हैं, उनकी ज्यादा विशेषता नहीं है ना। जैसे मेरापी, मेरापी ज्वालामुखी, ठीक है, कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। पांचों देखते हैं, बेरोन ज्वालामुखी, बेरोन, बेरोन ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? भारत में, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, 6 नंबर अपन देखते हैं ना, कोटाबैक्सी हो गया, बेरोन हो गया, मेरापी हो गया, ठीक है। माउंट एलब्रूस, माउंट एलब्रूस, ठीक है, माउंट एलब्रूस, माउंट एलब्रूस है ना, ये अंटार्कटिका, माउंट एलब्रूस इरेबस, माउंट एलब्रूस इरेबस बोल सकता है ना, इसको अपन इरेबस भी बोल सकते हैं, माउंट एलब्रूस या इरेबस। ये अंटार्कटिका महाद्वीप का सब सक्रिय ज्वालामुखी है ना, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ये अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप, ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। फिर उसके अपन देखते हैं कि, है ना, उसके ऊपर देखते हैं हमें कैमरून ज्वालामुखी, ठीक है, क्या नाम है उसका? कैमरून ज्वालामुखी है ना, वो भी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, जो अफ्रीका का है ना, कैमरून ज्वालामुखी, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, कैमरून, कैमरून देश में स्थित है ना। कहाँ लिखे उसको? 6 तो ये हो गए, और यहाँ लिख लो 7 नंबर का, कैमरून, कैमरून ज्वालामुखी, दक्षिणी अफ्रीका का, ठीक है, एकमात्र सक्रिय, एकमात्र सक्रिय ज्वाला, तो एकमात्र, ध्यान रखना, कैमरून ज्वालामुखी, दक्षिण अफ्रीका का। उसके बाद अपन देखते हैं सुषुप्त के दौरान, देखते हैं ना सुषुप्त के ज्वालामुखी, ठीक है, ठीक है। अपन देखते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी के, सबसे पहले यानी कुछ वर्षों पहले उद्गार हुआ था, वर्तमान समय में बंद है, भविष्य में होने की संभावना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं वेसुवियस, कौन सा ज्वालामुखी है? वेसुवियस है, वेसुवियस, ठीक है, कौन सा ज्वालामुखी है? वेसुवियस, वेसुवियस, ठीक है। कहाँ है वेसुवियस? कहाँ है ये भी वहां पर है तुम्हारा, इटली नगर में, इटली की मुख्य भूमि पर, ठीक है, इटली की मुख्य भूमि पर, ठीक है, ठीक है, इटली के मुख्य भूमि पर। इसकी क्या पहचान है? ये 78 ईस्वी में उद्गार हुआ था इसका, 78 ईस्वी में उद्गार हुआ था, और 1500 वर्षों बाद ना, कभी 1500 वर्षों बाद है ना, जो ये क्या नाम से, ठीक है,
तो इसका देखो, इसकी क्या विशेषता है। 78 ईस्वी उस समय उद्गार हुआ, उद्गार। और फिर 1500 वर्ष बाद में, 1500 वर्ष बाद में ना, 1500 वर्ष बाद में ना, जो ये ज्वालामुखी है ना, विश्व ज्वालामुखी, 1500 वर्ष बाद में लगभग 1631 ईस्वी में उद्गार होता है इसका। 1631 ईस्वी में। बहुत से उसको उद्गार हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक हो गया। दूसरे अपन देखते हैं ना, दूसरा जो ज्वालामुखी है क्राकातोआ ज्वालामुखी, ठीक है। कौन सा है? क्राकातोआ, क्राकातोआ ज्वालामुखी, ठीक है। समझ में आ गया होगा कहां पर स्थित है। ये इंडोनेशिया में स्थित है। कहां स्थित है? इंडोनेशिया, ठीक है। ठीक है, इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये है ना ज्वालामुखी इंडोनेशिया में। कहां पर स्थित है? जो सुमात्रा, ठीक है ना, इंडोनेशिया में जो सुंडा जल संधि है ना, सुमात्रा जावा, ये दोनों के बीच में ही, सुमात्रा और जावा के मध्य के जो द्वीप है ना, इंडोनेशिया के जो द्वीप है सुमात्रा और जावा, जावा प्लस सुमात्रा, सुमात्रा द्वीप के मध्य सुंडा जल संधि है। ऐसे दोनों के मध्य ना कौन सी जल संधि है? यहाँ पर सुंडा जल संधि, सुंडा सुंडा शुंडा जल संधि के मध्य, जल संधि के बीच में, ठीक है। सुंडा जल संधि के बीच में वो इसका उद्गार 1883 में होता, ठीक है। कब होता है इसका उद्गार? 1883 में होता उद्गार। 1883 में उद्गार होता। आपको सभी को पता है 2,80,000 आदमी इस ज्वालामुखी के उद्गार होने के कारण ही मरे थे वहां पर, क्योंकि इतना खतरनाक विस्फोटक हुआ था कि लगभग 11-12 देशों के 2,80,000 आदमी, मतलब जनधन की हानि हुई थी वहां पर। इतना खतरनाक नुकसान हुआ था वहां पर 1883 में, ठीक है। और उसके बाद में अपन देखते हैं एक ज्वालामुखी हुआ ना, जो इसमें तीसरा ज्वालामुखी ना कौन सा हो गया? एक तो क्राकातोआ हो गया, विश्व हो गया, एक देखो फ्यूजामा, फ्यूजामा, ठीक है, तीसरा फ्यू है ना, क्या नाम है उसका? तीसरा ज्वालामुखी फ्यूजियामा, 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 ठीक है। ये क्या नाम है तुम्हारा? फ्यूजियामा ज्वालामुखी है ना, ये यहाँ पर लगभग 1923 या 20 के लगभग, 1923 या 25 के लगभग उद्गार हुआ था। लगभग यहाँ पर जो रेक्टर स्केल हुआ था कम से कम 8.1 के लगभग यहाँ पर रेक्टर स्केल हुआ था। और इसमें भी भारी जानी जो कौन सा द्वीप है, ओसु द्वीप था यहाँ पर ना। ओसु द्वीप में इतना खतरनाक ज्वालामुखी उद्गार हुआ था कि वहां की तबाही मच गई थी वहां पर ना, ओसु द्वीप पर। ओसु होन्शु द्वीप, होन्शु द्वीप, ठीक है, जापान, ठीक है। तो इसका उद्गार कर लो, इसका क्या नाम से कर लो आप, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। मोस्ट है ये भी मोस्ट है, ये भी मोस्ट है, ज्यादा। और ये तीनों ही मोस्ट है, क्योंकि विशेषता आप सभी को पता होगा ना। वैसे मोस्ट तो सभी है, पूछ सकता है कोई भी, ये आपस में क्रॉसिंग करा सकता है। निम्नलिखित को क्रॉसिंग कीजिए, विश्व ज्वालामुखी कौन है ना,
कौन सी सुषुप्त कौन सी है, मर्त कौन सी है। तो मर्त के अपन अभी एग्जाम्पल देखा नहीं, अब देखेंगे मर्त ज्वालामुखी, ठीक है। इसे इसमें देख लो आप मर्त ज्वालामुखी में, ठीक है ना। इसे यहाँ देख लो मर्त ज्वालामुखी उदाहरण, पोपा, पोपा ज्वालामुखी, वर्मा, वर्मा बोल दो या म्यांमार बोल दो, ठीक है। एक अपना है, क्या नाम उसका, नारकोंडम, नारकोंडम, नारकोंडम भारत में है ना। एक है को सुल्तान, को सुल्तान है एक, ठीक है। नारकोंडम भारत में है। पोपा ज्वालामुखी को है ना, पोपा ज्वालामुखी के पास है ना, वो को सुल्तान है। एक है तुम्हारा, एक और है यहाँ पर इसमें को सुल्तान आ गया, देवबंद और है, देवबंद, देवबंद, ठीक है। ये मर्द ज्वालामुखी है, ठीक है, मर्द ज्वालामुखी है ना, जो भविष्य में इसका उद्गार होने की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। और ये लिख लिया, और लिखा हूँ आपको ना, मर्द ज्वालामुखी और लिखा हूँ क्या, पोपा हो गया, एक चिम्बाराजू, चिम्बो, चिम्बो, चिम्बोराजो, ये कहाँ पर स्थित है, ये है तुम्हारे इंडोनेशिया में, नहीं इक्वेडोर में, इक्वेडोर, ठीक है। एक और तुम्हारा कहाँ लिखो उसको, किलीमंजारो, किलीमंजारो, तंजानिया, मंजारो, किलीमंजारो तुम्हारा तंजानिया में, कहाँ पर स्थित है, तंजानिया, किलीमंजारो, ठीक है। पर्वत है ना, किलीमंजारो पर्वत भी है, ज्वालामुखी से निर्मित पर्वत है। वो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी भी है, आप सभी को पता है। तो अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किलीमंजारो, ठीक है ना, जो एक ही मृत ज्वालामुखी से द्वारा निर्मित ये चोटी है ना, इस प्रकार से। तो ये आपने देख लिया सक्रियता के आधार पर। फिर इसके बाद में अपन देखते हैं उद्गार स्थिति के आधार पर ना, तो अपना ज्वालामुखी का जो टॉपिक है वो आधा हो जाएगा ना। फिर नेक्स्ट अपन एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी, ठीक है। मैं इसको बिठाता हूँ ना। देखो दोस्तों, अपन जब तक इसको मतलब समझ में नहीं आ रहा, वीडियो दोबारा देख लो ना। समझ में नहीं आ रहा तो, अगर नहीं समझ में आ रहा कोई चीज़ तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दिए, लिखो, हम मार्क में भेजो, सबको समाधान करने में भेजो लो। जहाँ तक प्रयास रहेगा एक क्वेश्चन भी नहीं जाने दूंगा ज्वालामुखी से बात तो मैं, जहाँ तक मेरा प्रयास रहेगा। इंग्लिश में आप सभी को पता है सब क्या बोलते हैं, वोल्केनो नामक बोलते हैं ना। तो मर्द ज्वालामुखी में आप सभी को पता है, देवबंद आ गया, चिम्बारोंजा आ गया, किलीमंजारो आ गया, नारकोंडम आ गया, है ना, और को सुल्तान आ गया। इसके बाद अपन देखते हैं, एक मिनट टाइम देख लेते कितना टाइम हो गया। अगर 1 घंटा हो गया तो फिर नेक्स्ट क्लास अपन कल लेंगे। टाइम देख लेता हूं मैं। ठीक है दोस्तों, अपनी एक क्लास और लगेगी ज्वालामुखी के बारे में, फिर उसमें पूरा चैप्टर आपको समझा दिया जाएगा, है ना, इस प्रकार से। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम,
माँ तुझे सलाम। जब मंजिल को अपना मान लिया, आसान क्या मुश्किल क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया।